जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। एमपी पीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट मैकेनिक की हमारी रिवीजन क्लासेज स्टार्ट है। इससे पहले भी क्लासेज अपलोड हो चुकी है। आज की क्लास में भी हम टॉप अप क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो जो भी फीटर वाले स्टूडेंट हो, मशीनिस्ट वाले हो, वेल्डर वाले हो, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक आदि के जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्लास हेल्पफुल रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड प्लेटफॉर्म है वहां पर, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेफ्टी साइन आर, सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं? तो जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं, क्या फर्स्ट एड पॉइंट होते हैं, इंडिकेशन होते हैं, या इंडिकेशन ऑफ अवॉइड एक्सीडेंट होते हैं, मतलब कि दुर्घटना से बचने के संकेत या सावधानियां? जब भी क्वेश्चन बने सुरक्षा चिन्ह क्या है, तो वह होते हैं दुर्घटना से बचने के संकेत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। क्या है इस क्वेश्चन में? इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था लेंथ ऑफ फीलर गेज, फीलर गेज की लंबाई क्या होती है? तो फीलर गेज के बारे में, अगर लंबाई के बारे में बात की, तो डायरेक्टली मैं आपको ऑप्शन का आंसर बताते चल रहा हूं। 100 मिलीमीटर जो होती है फीलर गेज की लंबाई होती है। फीलर गेज का दूसरा नाम थिकनेस गेज है, ना कि क्लियरेंस गेज। तो तीसरी चीज आपको फीलर गेज के बारे में एक चीज और याद रखनी है, फीलर गेज का यूज किया जाता है दो मेटिंग पार्टों के बीच में गैप को चेक करने के लिए। और अगर फीलर गेज जो होता है यह कई प्रकार की पत्तियों के रूप में बना होता है, हर जो उसकी ब्लेड या पत्ती होती है उस पे उसका साइज लिखा रहता है। अगर मीट्रिक में हम बात करें साइज की, तो फीलर गेज का साइज 0.04 mm से 5 mm तक होता है। और यही अगर ब्रिटिश में अगर हम बात करें तो 0.0015 से 15 इंच से लेके यहाँ पर आपका 0.025 इंच तक होता है। तो फीलर गेज के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ भी, इसमें आपसे पूछा गया था कार्बन कंटेंट ऑफ यूटेक्टाइल स्टील, सुद्रनाम कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यूटेक्टाइल स्टील में अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा की बात की जाए तो वह होती है आपकी जस्ट 0.8%। कितनी होती है? फिक्स 0.8% होती है। यही पर अगर हम बात करें, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं 3 प्रकार के बनते हैं। एक होता है आपका हाइपो यूटेक्टाइल स्टील, जिसमें होता है 0 से 0.8% तक कार्बन। एक होता है आपका यूटेक्टाइल स्टील, इसमें होता है फिक्स 0.8% कार्बन। एक होता है आपका हाइपर यूटेक्टाइल स्टील, इसमें होता है 0.8 से 2.1% तक कार्बन। तो यह तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कांस्य मिश्र धातु है। कांसा जो होता है मतलब कि ब्रोंज इज एलॉय, ब्रोंज किसकी मिश्र धातु है? क्या कॉपर और टिन की है? कॉपर एंड टिन की है। यहाँ पर आपका ऑप्शन था कॉपर, टिन एंड जिंक। सेकेंड ऑप्शन है कॉपर एंड टिन। थर्ड ऑप्शन है आपका लेड एंड जिंक। और फोर्थ ऑप्शन है आपका कॉपर एंड जिंक। तो जो ब्रॉन्ज होता है मतलब कि जिसे हम कांसा भी कहते हैं, जो कांसा होता है यह मिश्र धातु होती है कॉपर और टिन की। और यहीं पे अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रास के बारे में पूछा है, मतलब कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह होती है कॉपर एंड जिंक की। तो यहाँ पर अगर यह दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनता है तो ध्यान में रखिएगा, कांसे में जो होता है टिन मिक्स होता है तांबे के साथ में, और जो पीतल होता है इसमें जिंक या जस्ता मिक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पाइप रेंज को पकड़ने की रेंज क्या होती है? तो देखिए पाइप रेंज जो होता है, पाइप रेंज को पकड़ने की रेंज आपकी क्या होगी? क्या 50 से 150 mm, 70 से 170 mm, 80 से 180 mm, या 100 से 200 mm? तो जो पाइप रेंज होती है, पाइप रेंज को पकड़ने की जो रेंज होती है, मतलब कि ये कितने डायमीटर वाले पाइप को पकड़ सकता है, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा, वह रहेगा आपका 50 से 150 mm। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि 63 से लेके 200 mm तक, मतलब यह जो होता है चेन पाइप वाइज होता है, तो चेन पाइप वाइज, कौन सा? चेन पाइप वाइज जो होता है आपका, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से लिख के बता देता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। जो आपका चेन पाइप वाइज होता है कौन सा हो जाएगा? आपका चेन पाइप वाइज जो होता है इसकी जो रेंज होती है 63 से लेके यह होती है 200 mm तक। यही अगर हाइड्रोलिक पाइप वाइज की बात की जाए तो यह होती है 75 mm तक। ये 3 में से एक क्वेश्चन अगर रेंज के बारे में पूछा जाए तो आपको बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
घुमावदार बर्मे को बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक अ ट्विस्ट ड्रिल? तो ट्विस्ट ड्रिल को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है हाई स्पीड स्टील का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? हाई स्पीड स्टील आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब कि टूल्स आदि है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उनके मेटल के बारे में कि उनकी बॉडी आदि हो किस मेटल की बनी रहती है, आप नोट कर लीजिए। मैं आपको सभी बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ सकते हैं। अगर हम बात कर ले यहाँ पे ड्रिल, रीमर, टेप और फ्लाई कटर आदि की, तो यह बने होते हैं आपके हाई स्पीड स्टील के। किसके बने होते हैं? हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। मार्किंग टेबल जो होता है यह आपका कास्ट आयरन का बना होता है। काय का बना होता है? CI मतलब कि कास्ट आयरन का बना होता है। स्टील रूल आपकी स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। माइक्रोमीटर आपका इनवायर स्टील का बना होता है। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है यह निकिल क्रोमियम का बना होता है। एंगल प्लेट जो होती है आपकी मतलब जिसको आप कोन प्लेट भी कहते हैं, यह कास्ट आयरन या ग्रेनाइट की बनी होती है। हेक्सा ब्लेड जो होती है आपकी हाई स्पीड स्टील या अलाई स्टील की बनी होती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से अधिकतर एनविल के बारे में। एनविल मतलब कि जो आपकी निहाई होती है जिसमें ठोकने पीटने आदि का काम होता है, यह कास्ट स्टील की होती है ना कि कास्ट आयरन की। किसकी होती है? कास्ट स्टील की। हेमर जो होता है यह ड्रा फोर्ज स्टील के बने होते हैं। इसी के साथ में स्पेनर की अगर हम बात करें तो स्पेनर बने होते हैं क्रोम वेनेडियम स्टील के। पेचकस जो बने होते हैं वह हाई कार्बन स्टील के हार्ड और टेम्पर होते हैं। स्वेज ब्लॉक जो आपका होता है यह आघातवर्धनीय ढलवा लोहा का बना होता है। स्क्राइबर जो होते हैं आपके हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। वी ब्लॉक आपका कास्ट आयरन का ही बना होता है। लेथ का चक भी आपका कास्ट आयरन का ही बना होता है। और लेथ के जो जबड़े या जास होते हैं यह बने होते हैं आपके टूल स्टील के या हाई कार्बन स्टील के। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। इतनी चीज़ों को आप नोट डाउन करके रखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए जो ई बुक PDF बनाया था उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों को ही सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। आपके एग्जाम में जिस लेवल के, जिस लैंग्वेज में और जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर मैकेनिक वालों की तो टॉप 3700 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 1500 क्वेश्चन मिलेंगे टेक्निकल, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक ऐसे ही इसी के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे जीके के क्वेश्चन 1000, जिसमें कि आपको सब कुछ कवर अप हो सकता है। मैथ्स और रीजनिंग पे भी उन्हीं टॉपिक को और वैसे ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जैसे MPPGCL में पूछा जाता है। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की ई बुक है, PDF फॉर्म में रहेगी। लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप अच्छे से एक सटीक रणनीति के साथ इन एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो तो अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा हो सके आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। और इसमें भी आपको क्वेश्चन और आंसर ही मिलेंगे, थ्योरिकल पोर्शन इसमें नहीं रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते। जिनको भी बॉय करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से कर लीजिएगा, या तो फिर आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप मैसेज कर दीजिएगा, वहां पर भी आपकी हेल्प की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन ब्लर हो गया है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। समतल कार्बन मतलब कि प्लेन कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? क्या 1 से 2% होती है, 2 से 4% होती है, 0.1 से 1.7 या 4 से 6% होती है? तो जो आपका प्लेन कार्बन स्टील होता है इसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा काफी कम होती है, जो कि आपकी 0.1 से 1.7 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन? लुब्रिकेशन का क्या उद्देश्य होता है? इंक्रीज द फ्रिक्शन, डिक्रीज द फ्रिक्शन, बोथ A एंड B या नॉन ऑफ दिस? तो जो लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेशन का उद्देश्य होता है घर्षण को कम करना, मतलब कि क्या हो जाएगा आपका? घर्षण को कम करना, मतलब कि डिक्रीज द फ्रिक्शन। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि बेंच वाइज को अगर अधिक टाइट करेंगे तो निम्न में से क्या क्षतिग्रस्त हो जाएगा? तो बेंच वाइज को जब भी टाइट किया जाता है उसकी थ्रेड कटी होती है स्पिंडल पर, तो इसीलिए थ्रेड खराब होगी, मतलब कि स्पिंडल खराब होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका स्पिंडल रहने वाला है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है किनारे पर वाशर को मोड़कर लॉक करने के लिए किस प्रकार के वाशर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन रहेगी आपके टेप वाशर, लॉकिंग प्लेट, स्प्रिंग वाशर या लॉकिंग वाशर विथ लग। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? वह रहेगा आपका टेप वाशर। क्या रहेगा?
टेप वाशर जो होता है ये कैसा होता है, तो मान लीजिए यह कोई वर्क टेबल है, यहाँ पर इसके अगर किनारे है तो इन किनारों पर कौन से, मान लीजिए वर्क टेबल है, यहाँ पर कोई नट यूज किया जा रहा है, नट बोल्ट, तो यहाँ पर इस वाशर को लगा के ऐसा मोड़ दिया जाता है जिससे क्या होता है, यह घूमता नहीं है, जिसके कारण नट को ढीला होने से यहाँ पर बचाया जा सकता है। तो जब भी बात की जाए वाशर को मोड़कर लॉक करने के लिए किनारों की बात की जाए तो वहाँ पर टेप वाशर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, टेम्परिंग इज डन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परिंग जो होती है यहाँ पर हिंदी देख लीजिएगा, लैंग्वेज आपकी यही रहने वाली है, जो आपका एमपीपीजीसीएल का एग्जाम होना है उसमें आपको सेम ऐसी ही लैंग्वेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे डायरेक्ट टेम्परिंग भी लिखा जा सकता था हिंदी में, लेकिन इन्होंने लिखा है तापानुशीतल। तो तापानुशीतल मतलब होता है टेम्परिंग। टेम्परिंग तापमानों पर की जाती है, क्या बिलो द क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु से नीचे, अबो द क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु से ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक पे, या नॉन ऑफ द अबो। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट पे तो की ही नहीं जाएगी क्योंकि वह गल जाएगा। बात अब आती है क्रांतिक बिंदु से नीचे या क्रांतिक बिंदु से ऊपर। तो जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है जब भी टेम्परिंग की बात की जाए ध्यान में रखिएगा वह की जाती है क्रांतिक बिंदु से नीचे। आपका क्रांतिक बिंदु कितना होता है, तो जो हीटिंग का और कूलिंग का दोनों का अलग अलग होता है, यहाँ पर हम बात करें 723 डिग्री, तो इससे नीचे की जाती है। अब अगर हम डायरेक्टली आपको बताएं कि भाई कितने टेम्परेचर पे की जाती है, तो अधिकतर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो राइट आंसर वह रहेगा आपका 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 660 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हाई स्पीड स्टील की टेम्परिंग की जाती है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्पॉट फेसिंग। क्या पूछा गया आपको, स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन के लिए प्रयोग होने वाला सर्वाधिक उपयुक्त औजार क्या है। यहाँ पर आपको इंग्लिश भी देख सकते हो आपको, द अप्रोप्रिएट द टूल इज यूज स्पॉट फेसिंग ऑप्शन क्या है, क्या रीमर है, काउंटर सिंक है, फ्लाई कटर है, या लेथ टूल है। तो स्पॉट फेसिंग जो होता है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, चेम्परिंग आदि के बारे में। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर स्पॉट फेसिंग की यहाँ पर बात की गई है तो स्पॉट फेसिंग के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा फ्लाई कटर, सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर हम बात कर ले, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन और भी बनते हैं तो किस किस टाइप के बनते हैं, एक तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर वह भी बनता है क्या कि जो स्पॉट फेसिंग होती है यह तो नट को स्थान देने के लिए की जाती है, सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए की जाती है आपकी काउंटर बोरिंग। और इसकी के साथ में काउंटर बोरिंग की बात करें तो इस टाइप की काउंटर बोरिंग होती है, यहाँ पे आपका सॉकेट लग जाता है और जो सरफेस होती है इसी के नीचे यहाँ पे थ्रेड वाला भाग आ जाता है नट का। तो काउंटर बोरिंग कहाँ की जाती है, सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए। अगर काउंटर सिंकिंग की बात की जाए तो कुछ इस टाइप की होती है, तो यह किस लिए की जाती है, तो यह बेवल किया जाता है, मतलब इसको कहा जाता है प्रवर्णित करना। तो किसी भी मतलब इसको प्रवर्णित ड्रिल किए हुए होल को प्रवर्णित करने की क्रिया को ही यहाँ पर काउंटर सिंकिंग कहते हैं। इसी के बाद में क्वेश्चन यहाँ पे चेम्परिंग का बनता है, तो राउंड बार पर, यहाँ पर बार की बात की गई है ना कि होल की है, तो राउंड बार पर उसके किनारे को चेम्पर मतलब किनारे को प्रवर्णित करना, यहाँ आपकी चेम्परिंग होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन बातों को आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन रेगुलर शेप द वर्क पीस टर्नेड ऑन द लेथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग एसोसिएट इज द यूज। एक अनियमित आकार के कार्यखंड को खराद पर घुमाया गया, निम्नलिखित में से किस वर्क होल्डिंग उपसाधक का प्रयोग किया गया, क्या 3जा चक्का, 2जा चक्का, ड्राइविंग प्लेट का, या फेस प्लेट का। तो जब भी अनियमित आकार की बात की जाए और ऑप्शन में अगर यहाँ पर आपका फेस प्लेट हो तो आपका करेक्ट आंसर हमेशा ही फेस प्लेट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। ध्यान में रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे, आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विभिन्न प्रकार के स्क्रू धागे विविध उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। स्क्रू धागे मतलब यहाँ पर हो गया स्क्रू थ्रेड। समलंबिक धागे का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछ लिया आपसे कि समलंबिक धागे जो ट्रोपोजोडियल होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रोपोजोडियल थ्रेड के यूज पूछे है कि ट्रोपोजोडियल थ्रेड जो होती है इसका यूज किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा, जो ट्रोपोजोडियल थ्रेड होती है इसका यूज कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन देखिए आप, फॉर कपलिंग रेलवे वैगन, क्या रेलवे वैगन की कपलिंग के लिए, तो यहाँ पर तो नक्कल थ्रेड का यूज किया जाता है।
प्लाई प्रेसेस तथा स्क्रू जो जैक के स्पिंडल में पूछा गया है। तीसरा ऑप्शन है संचालन के दौरान खोलने तथा बंद करने में आसान करने के लिए, तो सी ही आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? डिसएंगेजमेंट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। इसमें आपकी एक्मे थ्रेड आती है जो ट्रोपोजोडियल थ्रेड होती है उनके बारे में। अगर एमपीपीजीसीएल में क्वेश्चन बनता है तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन थ्रेड के बारे में और बन सकता है और वो होता है उनके एंगल के बारे में। अगर एंगल की बात करें तो आप एंगल को ध्यान में रखिएगा। BSW मतलब कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड जो होती है आपकी, इसका एंगल 55 डिग्री होता है। BSP थ्रेड होती है मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, इसका एंगल भी 55 डिग्री होता है। एक होती है BSF, कौन सी होती है? BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इसका एंगल भी 55 डिग्री ही होता है। बात की जाए अगर मीट्रिक थ्रेड की, तो जो आपकी मीट्रिक थ्रेड होती है इसका एंगल 60 डिग्री या 60 डिग्री होता है। अगर बात की जाए BA थ्रेड की, तो BA थ्रेड का एंगल आपका 47 से 1/2 मतलब कि 47.5 डिग्री होता है। अगर बात की जाए स्क्वायर थ्रेड की, तो स्क्वायर थ्रेड का एंगल 90 डिग्री होता है। अगर भी बात की जाए यहाँ पर एक्मे थ्रेड की, तो एक्मे थ्रेड का एंगल जो है आपका 29 डिग्री होता है। इसी के बाद में बटरेस थ्रेड के बाद में पूछा जाता है, तो बटरेस थ्रेड का एक जो होता है फेस वो 90 डिग्री पर और दूसरा 45 डिग्री पर होता है। और नक्कल थ्रेड जो होती है यह अर्धगोलाकार मतलब कि कुछ इस टाइप की होती है, अर्धगोलाकार, यह होती है आपकी नक्कल थ्रेड। तो इन बातों को ध्यान में रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपका ग्राइंडर के चैप्टर से, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडर व्हील रिफ्रेश टू सीन चक्र प्रसाधन का संदर्भ में है। तो ग्राइंडिंग व्हील का यूज यहाँ पर आपको पूछा गया है। ग्राइंडिंग व्हील में मतलब कि जो सीन चक्र की ड्रेसिंग, ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसकी ड्रेसिंग क्यों की जाती है, इसका संदर्भ उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, रिस्टोर द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील मतलब कि चक्र के कर्तन कार्यविधि को पुनः स्थापित करना। बी ऑप्शन है शेपिंग ऑफ द व्हील, चक्र को आकृतित करना। और सी ऑप्शन है आपका मेकिंग द व्हील कॉन्सेंट्रिक व्हिच ऑफ द एक्सिस, चक्र को अक्ष के साथ संकेंद्रित करना। और लास्ट ऑप्शन है आपका चेंजिंग द व्हील। तो यहाँ पर आपकी ड्रेसिंग क्यों की जाती है? व्हील को यहाँ पर फिर से मतलब वो करने के लिए, रिस्टोरिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ए वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा, चक्र को कर्तन कार्यविधि का पुनः स्थापित करना। तो यह आपका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? द ऑपरेशन ऑफ द प्रोड्यूस पैटर्न ऑफ द सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ प्रेसिंग ऑफ द टूल नॉवेज मतलब कि बेलनाकार बाह्य पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने से उत्पन्न चित्रात्मक को क्या कहा जाता है? लैंग्वेज आपके क्वेश्चन पेपर की ऐसी ही रहेगी, ध्यान में रखना। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ही करना है। अब यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, तो इन्होंने क्या बोला है? बेलनाकार मतलब कि मान लीजिए आपकी है एक बेलनाकार सॉफ्ट है, यहाँ पर सॉफ्ट की ही बात की जा रही है। इसके बाह्य पृष्ठ पर उपकरण को दबाकर उत्पन्न चित्रांक को क्या कहा जाता है? तो यह होती है आपकी नर्लिंग की प्रोसेस। नर्लिंग भी 5 प्रकार की होती है, यह होती है आपकी नर्लिंग की प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि नर्लिंग कैसी क्रिया है? तो नर्लिंग जो होती है यह दबाकर की जाने वाली मतलब कि एक फॉर्मिंग ऑपरेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा फॉर्मिंग ऑपरेशन है। अगर कभी ऑप्शन में प्रेसिंग हो तो वह नहीं लगाना है, आपको फॉर्मिंग ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोटी रेती कर्तन फाइल के दांत की आकृति होती है। द शेप ऑफ द टीथ ऑफ रास्प कट फाइल। तो रास्प कट फाइल जो होती है, मान लीजिए आपकी फाइल है, यहाँ पर मैं आपको फ्री हैंड बना के बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको यह फाइल है, सबसे पहली बात तो यह हाफ राउंड शेप में होती है, ध्यान में रखिएगा। इस पर जो टिथ कटे होते हैं कुछ इस टाइप के ट्रेंगुलर टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपकी हाफ राउंड फाइल होती है यह ट्रेंगुलर टाइप की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है चूज द ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल ऑफ द लार्ज डायमीटर। बड़े व्यास के बहुल छिद्रों के प्रवेदन के लिए एक प्रवेदन मशीन का चयन करें। तो जब भी बड़े व्यास वाले और बहुल मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल होल्स करना है तो इसके लिए यूज़ की जाती है आपकी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक आर्म होता है, यहाँ पर एक वर्क टेबल होती है और इस आर्म पे इसको ड्रिल को इधर उधर यहाँ पर ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर कई प्रकार के और किसी भी स्थान पर लोकेट करके इसको स्टॉप करके इसमें ड्रिलिंग की जाती है।
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में रहेगा। तो यह कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।